नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हिंदुस्तानी साहित्य के आईने में महामारियों के मूल्यांकन पर। इस विषय को मैंने इसलिए चुना क्योंकि जैसा कि अंग्रेजी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है, जो कुछ इस प्रकार से है कि इफ़ अ सिंगल पर्सन डाइज़ इट्स अ ट्रेजेडी, बट इफ़ अ मिलियन पीपल डाई इट्स अ स्टैटिस्टिक्स। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी एक व्यक्ति विशेष की मौत होती है, तो हमारा समाज उसे उसके घर वालों के लिए, उसके मित्रों के लिए, उसके परिवार वालों के लिए एक त्रासदी के तौर पर देखता है। परंतु अगर एक ही स्थान, एक ही काल में अगर असंख्य लोगों की मृत्यु हो रही हो, तो वह धीरे-धीरे आँकड़ों के रूप में तब्दील होते जाता है। कुछ ऐसा ही महामारी के संदर्भ में भी होता है। इसे आप वर्तमान में कोरोना महामारी के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब इस महामारी की शुरुआत हुई भारत में, तो कैसे इसके मानवीय पहलू पर ज़्यादा चिंतन किया जा रहा था। परंतु जैसे-जैसे इस महामारी का प्रसार हुआ, सारी चीज़ें आंकड़ों के रूप में तब्दील होते चले गईं। कितने लोग रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की रोज़ मृत्यु हो रही है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, समाज को कितना नुकसान हो रहा है, ये सब के सब आंकड़ों के रूप में हमारे सामने अब आने लगे हैं। जबकि किसी महामारी को समझने में सिर्फ़ ये आंकड़े अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। अगर किसी घर में किसी महामारी से संक्रमित कोई व्यक्ति है या उसकी मौत होती है, तो उसके आस-पास जुड़े लोगों की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। दूसरे अर्थों में महामारी का एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य भी समाज को चुकाना पड़ता है, जिसका ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आंकड़ों को देखना। इस मानवीय मूल्य को देखने की जो कवायद है, वो साहित्य के माध्यम से काफ़ी हद तक पूरी होती है। अगर आप साहित्य में देखें तो महामारी का जो चित्रण मिलता है, वह इन आंकड़ों से कहीं आगे की एक कहानी हमें बताता है। अगर विश्व साहित्य के संदर्भ में हम देखें तो निस्संदेह अल्बर्ट कामू की लिखी हुई द प्लेग सबसे ऊंचा स्थान रखती है महामारी आधारित साहित्य में। हिंदुस्तानी भाषा, जिससे तात्पर्य मेरा मूलतः हिंदी और उर्दू भाषा से है, हिंदुस्तानी भाषा में ऐसा प्लेग जैसा कोई साहित्य तो हमें नहीं देखने को मिलता है, विशेष तौर पर 1950 या औपनिवेशिक भारत में। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तानी लेखक इस चीज़ से पूरे तौर पर अछूते रहे हों। न सिर्फ हिंदुस्तानी भाषा बल्कि बाकी भारतीय भाषाओं में भी महामारी का लगातार ज़िक्र मिलता है। रवींद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही मार्मिक कविता है पुरातन भृत्य, जहाँ पर वह चेचक महामारी का ज़िक्र करते हैं और एक नौकर के बारे में बताते हैं जो कैसे किस प्रकार से अपने मालिक की सेवा शुश्रूषा कर रहा है और अंत में उसे खुद चेचक हो जाता है और वह मर जाता है। इसी प्रकार प्रेमचंद ने भी अपने कई कहानियों में महामारियों का ज़िक्र किया है। अगर प्रेमचंद की सबसे लोक प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी की बात करें ईदगाह, तो ईदगाह में वह हैजा महामारी की चर्चा करते हैं। कहानी का जो केंद्रीय पात्र है, जिस बच्चे का वह ज़िक्र कर रहे हैं, उसके माता-पिता हैजा में ही मारे जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने अपनी एक अन्य कहानी दूध का दाम में प्लेग महामारी की चर्चा की है। खैर, आज मैं जिन 2 साहित्यिक रचनाओं पर बात करने जा रहा हूँ, उनमें महामारी का विशेष तौर पर काफ़ी मार्मिक चित्रण देखने को आपको मिल सकता है। और इस पूरी चर्चा के पीछे मूल उद्देश्य भी यही है कि आप इन 2 रचनाओं को पढ़ें तथा महामारियों के मानवीय स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न करें। ये 2 रचनाएँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुल्ली भाट, जो जीवन संस्मरण की शैली में लिखी गई है, तथा दूसरी रचना एक कहानी है जो राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखी गई, जिसका शीर्षक क्वारंटीन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से अगर हम शुरुआत करें तो उनकी ये कुल्ली भाट 1918 के इन्फ्लुएंज़ा महामारी का ज़िक्र करती है। इन्फ्लुएंज़ा महामारी, जिसे हम स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा के नाम से भी जानते हैं, जो एक पैंडेमिक था, एक वैश्विक महामारी थी जिसकी शुरुआत अमेरिकन सैनिकों से हुई। अमेरिकन सैनिकों के ज़रिए यह यूरोप में फैला, फिर यूरोप से
वह एशिया की ओर आया और भारतीय सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने गए थे उनके ज़रिए यह भारत में आया। सबसे पहले बम्बई में इससे लोग संक्रमित हुए और धीरे धीरे यह भारत के अन्य भागों में भी फैल गया तथा यह गौरतलब है कि भारत में इससे मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थी। तथा एक दिलचस्प बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस महामारी के चपेट में आने वालों में एक महात्मा गांधी भी थे। हमारा यह सौभाग्य है कि वह इससे उबर के वापस से स्वस्थ हो गए, परंतु ऐसे कई लोग थे, हज़ारों लोग थे जो अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। निराला का परिवार उनमें से एक था। आप कल्पना कर सकते हैं 22 साल के उस नवयुवक की जिसने आधे से ज़्यादा अपना परिवार खो दिया हो, उसका पूरा संसार छिन्न भिन्न हो गया होगा, उसके आसपास की सारी दुनिया बदल गई होगी और इसका ज़िक्र वह कुल्ली भाट में करते हैं। यहाँ पर मैं कुल्ली भाट से आपको एक एक्सर्प्ट टाइप का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें इस महामारी का क्या प्रकोप रहा होगा। निराला लिखते हैं, इसी समय इन्फ्लुएंज़ा का प्रकोप हुआ। पिताजी 1 साल पहले गुजर चुके थे, इसीलिए नौकरी की थी। नहीं तो हर लड़के की तरह दुनिया को सुखमय देखते रहने के स्वप्न लिए रहता। कम से कम लिए रहूँगा यही सोचता था। तार आया, तुम्हारी स्त्री सख्त बीमार है, अंतिम मुलाकात के लिए आओ। मेरी उम्र तब 22 साल थी। स्त्री का प्यार उसी समय मालूम दिया जब वह स्त्रीत्व छोड़ने को थी। अखबारों से मृत्यु की भयंकरता मालूम हो चुकी थी। गंगा के किनारे आकर प्रत्यक्ष की। गंगा में लाशों का ही जैसे प्रवाह हो रहा हो। ससुराल जाने पर मालूम हुआ स्त्री गुजर चुकी है। दादाजाद से यहाँ पर निराला अपने बड़े भाई को संबोधित कर रहे हैं। दादाजाद बड़े भाई देखने के लिए आकर बीमार होकर घर गए हैं। मैं दूसरे ही दिन घर के लिए रवाना हुआ। जाते हुए रास्ते में देखा मेरे दादाजाद बड़े भाई साहब की लाश जा रही है। रास्ते में चक्कर आ गया, सिर पकड़कर बैठ गया। घर आने पर भाभी बीमार पड़ी दिखी। पूछा तुम्हारे दादा को कितनी दूर ले गए होंगे। मैं चुप हो गया। उनके 4 लड़के और एक दूध पीती लड़की थी। उस समय बड़ा लड़का मेरे पास रहता था, बंगाल में पढ़ता था। घर में चाचा जी अभिभावक थे। भाई साहब की लाश निकलने के साथ चाचा जी भी बीमार पड़ गए। मुझे देखकर कहा, तू यहाँ क्यों आ गया। उतनी उम्र के बाद यह मेरा सेवा का पहला वक्त था। तब से अब तक किसी न किसी रूप से फुर्सत नहीं मिली। दादा के गुजरने के तीसरे दिन भाभी गुजरी। उनकी दूध पीती लड़की बीमार थी। रात को उसे साथ लेकर सोया। बिल्ली रात भर आफत किए रही। सुबह उसके प्राण निकल गए। नदी के किनारे उसे ले जाकर गाड़ा। फिर चाचा जी ने प्रयाण किया। भाभी के 3 लड़के बीमार पड़े। किसी तरह सेवा शुश्रूषा से अच्छे हुए। इस समय का अनुभव जीवन का विचित्र अनुभव है। देखते देखते घर साफ हो गया। जितने उपार्जन और काम करने वाले आदमी थे साफ हो गए। चारों ओर अंधेरा नजर आता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का मार्मिक चित्रण निराला ने इस इन्फ्लुएंज़ा महामारी का किया और कैसे उनकी पूरी दुनिया आसपास की बदल के रह गई और इसका काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ा। इस इन्फ्लुएंज़ा महामारी से उबरने के बाद निराला के व्यक्तित्व में जो एक निडरपन आया वह इसी की देन थी। और इसी वजह से कुल्ली भाट जो जीवन संस्मरण उन्होंने लिखा वह अपने आप में एक काफ़ी क्रांतिकारी रचना मानी जाती है, जिसके अलग अलग दृष्टिकोण से काफ़ी विवरण दिया गया है, काफ़ी उसकी विवेचना की गई है। रूथ वनिता इत्यादि ने इसके काफ़ी अलग एंगल से भी विवेचना की है, परंतु यहाँ पर हम उसे सिर्फ महामारी के संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी साहित्यिक रचना जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था वह है राजेंद्र सिंह बेदी की उर्दू में लिखी गई कहानी क्वारंटीन।
इस कहानी का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और हाल ही में हिंदी में इसका रज़ीउद्दीन अकील जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने अनुवाद किया है और आप इसे उनके ब्लॉग इतिहासनामा पर भी पढ़ सकते हैं। यह अपने आप में क्वारंटीन के अंदर का एक विवरण प्रदान करती है। क्वारंटीन की व्यवस्था भारत में एपिडेमिक डिजीज़ेज़ एक्ट 1897 के बाद शुरू हुई, जिसका मूल उद्देश्य प्लेग महामारी पर नियंत्रण पाना था। क्वारंटीन के अंदर के दृश्य का विवरण देते हुए बेदी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में लिखा है। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं उन्हें उनकी कहानी से पढ़ रहा हूँ यह पैराग्राफ। एक डॉक्टर की हैसियत से मेरी राय निहायत मुस्तनद है और मैं दावे से कहता हूँ कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई उतनी प्लेग से न हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं बल्कि वह उस बड़े क्षेत्र का नाम है जिसमें हवा में फैली हुई महामारी के दिनों में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से कानूनन अलहदा करके ला डालते हैं ताकि बीमारी बढ़ने न पाए। अगरचे क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफ़ी इंतजाम था, उनके अपने संबंधियों के आसपास न होने से मैंने बहुत से मरीजों को बेहौसला होते देखा। कई तो अपने इर्द गिर्द लोगों के बेदर पे मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहाँ के वातावरण में ही फैले जरासीम से हलाक हो गया और मृतकों की बड़ी तादाद की वजह से उनके आखिरी क्रियाकर्म भी क्वारंटीन के खास तरीके पर अदा होती, यानी सैकड़ों लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता और बगैर किसी धार्मिक रस्मों का आदर किए पेट्रोल डालकर जला दिया जाता। शाम के वक्त उससे धधकते हुए आग के शोलों को देखकर दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया जल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बेदी की इस कहानी में भी क्वारंटीन और प्लेग महामारी का काफ़ी मार्मिक चित्रण किया गया है और उस मानवीय मूल्य को उभार कर लाने की कोशिश भी की गई है जो एक महामारी के समय समाज और नागरिकों को चुकानी पड़ती है। ये दोनों कहानियाँ, दोनों रचनाएँ औपनिवेशिक काल से संबंधित है जहाँ पर स्वास्थ्य तंत्र भी हमारा उस कदर विकसित नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ी शासन का मानना था, अंग्रेज़ी हुकूमत का मानना था कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था परोपकार पर निर्भर होनी चाहिए, अर्थात लोगों को खुद से पैसा जुटाकर ज़मींदारों से, राजाओं से लेकर आम जन के स्वास्थ्य के लिए प्रबंध करना चाहिए। औपनिवेशिक सत्ता का स्वास्थ्य सेवाओं के पीछे सिर्फ इतना मकसद था कि वे सेना को बनाए रख सकें, सेना को बीमार होने से बचा सकें, पुलिसिया सिस्टम को बीमार होने से बचा सकें और खुद को बचा सकें। बाकी आम जनता से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था और यह उनके एक विक्टोरिया कालीन जो विचार थे उस पर भी निर्भर थे। धीरे धीरे जब हम 1920 और 30 के दशक में बढ़ते हैं तो इस वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी थी। अगर हम जैसा कि मैं बात कर रहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संस्मरण की, इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था वह अचानक से उसे बल भी मिलता है, क्योंकि अचानक से इतने हज़ारों की संख्या में लोगों को मरते देखकर पहली बार एहसास होता है कि अंग्रेज़ी सत्ता जिस सिविलाइजेशनल मिशन की बात कर रही है वह उस मिशन में पूरे तरीके से फेल हो गया है। बहरहाल इस पूरी चर्चा परिचर्चा का मूल उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन दो रचनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था, जिससे कि आप इन्हें पढ़ें और जानें कि महामारी हमारे लिए सिर्फ किसी आंकड़े तक सीमित नहीं है। उसके कहीं ज़्यादा व्यापक असर हमें साहित्य के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है। किसी एक घर में महामारी का प्रकोप किस प्रकार हो सकता है और उस घर की पूरी कायाकल्प किस प्रकार से बदल सकती है, इसे हम इन दो साहित्यों के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और यदि आप इसके साथ साथ
जो पूरी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं औपनिवेशिक-कालीन और उसकी खामियों और इस पे जो विभिन्न इतिहास लेखन है, इस बारे में भी अगर जानना चाहें, एपिडेमिक डिजीज़ेज़ एक्ट के बारे में जानना चाहें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन्हें जवाब देने का। धन्यवाद।